मयंक गुप्ता, चैनल 1। आपने देखा बात पोलराइजेशन की हो रही है, एक दूसरे पे दोषारोपण की बात हो रही है। डॉक्टर विजय खेरा जी, अभी आपने कोटरी की बात कही, एक पोलराइजेशन की बात भी आई। मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। सोनिया जी और राहुल के अलावा कोई नहीं जीते। इसका क्या कारण लगता है मेजर कारण? ऐसा क्या हो गया बीजेपी ने चमत्कार कर दिया? अभी साहब ये कह रहे थे माननीय कि ध्रुवीकरण भाजपा ने कर दिया। ध्रुवीकरण अगर हुआ है तो अगर हम विचार करें तो आप शुरुआत करिएगा जब वाटलक कांड हुआ था, ध्यान कीजिएगा उस वाटलक कांड के समय दिग्विजय सिंह जी ने अपने ही केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ यह बोला था कि रिपोर्ट सही नहीं है। प्रधानमंत्री के जवाब देने के बाद फिर भी दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, जबकि सरकार जांच करके जवाब दे चुकी थी कि इसमें अब जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी जी को दिग्विजय सिंह लेके गए थे आजमगढ़, तो बराबर ये तुष्टीकरण की शुरुआत दिग्विजय सिंह के ब्याह पर हो चुकी थी उस समय। तो अगर इस तरह से बार बार आपने अपीजमेंट करने की कोशिश की, किसी विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास किया, तो इसका रिएक्शन तो होना ही था। उसका रिएक्शन हुआ है अगर, तो उसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। भाजपा को उसको जिम्मेदार ठहराने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद जो मुजफ्फरनगर में हुआ था, जो कांड हुआ और होने के बाद बिल्कुल ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्टेप लेना चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए। और उसके बाद तो इससे ज्यादा दुर्दशा इसमें हुई, शायद आपको ध्यान भी आएगा कि कैंप में बच्चे ठंड से मर गए। नहीं, वो डॉक्टर खेरा जी, वो बात अपनी जगह पे जो फैक्ट है, जो वस्तुस्थिति है, सबको पता है और हम लोग देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। अमित जी, ये बात आई है पोलराइजेशन की, उस पोलराइजेशन की जो सीमा है, जहां तक चर्चा में आई बात, अखबारों में रिपोर्ट थी कि कांग्रेस बैंक कर रही थी पोलराइजेशन को लेकर के कि सारे मुसलमान वोट उन्हें मिलेंगे, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। इसका लगता है क्या प्रबंधन में कमी रही कांग्रेस की तरफ से, या वो आकलन नहीं कर पाई जनता के गुस्से को? देखिए, जहां तक बात पोलराइजेशन की है तो कांग्रेस ने कभी ऐसी नीति नहीं अपनाई कि वो पोलराइज करे वोटों को। सबको साथ लेकर संभाव्य सब तरीके से राजनीति करना कांग्रेस का सिद्धांत रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात तो आप मत कीजिएगा। नहीं, देखिए, हम उसमें असफल जरूर हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने सिद्धांत से अलग हो गए। हमारा सिद्धांत शुरू से ही रहा है। कांग्रेस पार्टी का 125 वर्षों का इतिहास है। कभी वो किसी एक धर्म, एक जाति या एक मजहब को लेकर नहीं चलती है, सभी को साथ लेकर चलती है, और उसी के परिणाम स्वरूप इतने वर्षों। क्या लगता है डॉक्टर खेरा जी, बीजेपी जो है धर्म को साथ लेकर चलती है, किसी को साथ लेकर नहीं चलती है? बीजेपी में तो आपने देख ही लिया मुस्लिम लीडर कितने हैं। नकवी साहब हैं ही हैं, अब जब अकबर साहब आ गए हैं तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा। शहनवाज हुसैन, अगर आप बात करें तो और भी आ सकते हैं। यूसुफ जी, डॉक्टर खेरा कह रहे हैं कि मुसलमान नेता भाजपा में बहुत हैं। आप इसी से अंदाजा लगता है कि अगर इन्हें 4 नेता भी बहुत लगते हैं तो अब अंदाजा लगा लीजिए मुसलमानों को लेकर बीजेपी के अंदर क्या सोच होगी। 4 नेता गिनती के हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्लाह और एमजे अकबर। 4 नेता, और उनको कह रहा है माइनॉरिटी मोर्चा भी है। चारों भाई का सवाल नहीं है, तो वही है ना, उसको भी खेड़ा साहब कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा है हमारे सवाल नहीं है। हमारे पास आप नहीं कह सकते। चलिए, बात नहीं, हम विरोधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कम और ज्यादा की बात। जो बात है सांप्रदायिकता वाली बात या ध्रुवीकरण वाली बात, देखिए माफ कीजिएगा, इस मामले में किसी का भी दामन साफ नहीं है, किसी की भी नीति साफ नहीं है, किसी की नीयत साफ नहीं है। अभी बोल रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कि आप सबको साथ लेके चलते हैं। मुझे बता दीजिए कि अगर सोनिया गांधी सैयद अहमद बुखारी से अपील करवाती हैं और वो अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार बताते हैं, तो फिर इस देश में सांप्रदायिक कौन है? मुझे बता दीजिए आप, कि जो ये बात कहे कि सैयद अहमद बुखारी सेकुलरिज्म के नाम पे वोट मांग रहा है, इसे तो मैं कहूंगा जोक ऑफ द मिलेनियम। नहीं, और खेड़ा साहब जो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, मुझे बता दीजिए, आप सबके साथ की बात करते हैं। 4 बड़े नेता आपके पास हैं, किसको आपने चुनाव लड़ाया? एक यूपी में आपने एक आदमी को टिकट नहीं दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि 99 में वहां से जीत चुके हैं, 98 में रामपुर से, और इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। वो चुनाव लड़ना चाहते थे, कई और नेता यूपी से टिकट मांग रहे थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। उन लोगों के राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का इंतजार बीजेपी बराबर करती अभी राष्ट्रीय मुख्य धारा में नहीं है। धीरे धीरे जब शुरू बात हम लोग बहस कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ है, देखिए दो चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है। कांग्रेस
ध्रुवीकरण के मुद्दे पर या सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कभी भी कांग्रेस ने क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया। याद कीजिए 1989 राजीव गांधी, उधर मुद्दा ही अलग था। नहीं, मुद्दा अलग नहीं था। ये देखिए एक कड़ियां हैं पूरी, ये कड़ियां थी, लेकिन वीपी के कांग्रेस के बंटाधार की मैं बात कर रहा हूं। लेट मी से बंटाधार की बात कर रहा हूं मैं। सुधीर जी कह लीजिएगा अपनी बात। सारा जो मामला खराब हुआ है, जो कि असरारुल्लाह कासमी ने कहा है कि साहब अगर अब्दुल्ला बुखारी को, अहमद बुखारी को नहीं कहा होता बुला करके तो ये नौबत नहीं आती, शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस मामले में कांग्रेस की नीति और नीयत कभी भी साफ नहीं रही। राजीव गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा 89 में छेड़ा और देखे पार्टी का क्या हश्र हुआ। गुजरात में अगर मोदी को कांग्रेस कभी मात नहीं दे पाई तो इसलिए मात नहीं दे पाई कि कांग्रेस ने वहां हमेशा मोदी के खिलाफ पहले शंकर सिंह वघेला को उतार के सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा खेला, उसके बाद दिग्विजय सिंह के मुकाबले सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा खेलती रही है। तो वो समझ नहीं पाती है कि किसको साथ लेना, किसको साथ चलना है। सबको साथ सबका विकास वाली बात कांग्रेस ने कभी नहीं की है। वो देखती है कि कहां हमें ये हाथ की बात कही थी कि ये हाथ जो है आम आदमी के साथ है, गरीबों के साथ जब है। वो था तो सबका साथ मिला उसको, और जब उसने खेल करना शुरू किया तो सबका साथ छूट गया। सीधी सी बात है। राकेश जी, मैं सुरेश जी, जो बात चल रही है, आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में जो गेम चेंजर हैं आपके अनुसार नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी में जो चुनाव जो लड़ी गई, जो व्यूह रचना रची गई, उसमें सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण वाला कोई मुद्दा हावी रहा कहीं से, ऐसा लगता है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस पूरे चुनाव को अगर आप एक कम्युनल पोलराइजेशन के एंगल से देखेंगे तो आप इनजस्टिस करेंगे उन मुसलमानों से जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप गुजरात का पूरा ट्रेंड एनालाइज करिए, जहां 7 से 8% मुसलमान हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया है मोदी को, और बाकी जगह भी आपके सारे फिगर्स आ रहे हैं। तो हमें कम्युनल पोलराइजेशन पर एनालाइज नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें डेवलपमेंट मुद्दा हुआ। ये हो सकता है कि कुछ लोग मोदी को समझते होंगे कि हिंदुत्व बढ़ाएंगे, तो मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं रोका। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ लोगों ने किया होगा, मैं विजय खेरा जी की बात से नहीं मानता हूँ, मोदी का इनके बात से मैं नहीं मानता हूँ। मेरा सवाल ये है, पोलराइजेशन मुझे नहीं लगता। मैंने नहीं कहा, मैंने कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। आपने कहा कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है, यूसुफ जी नीति साफ नहीं है। इनका कहना है कि मुद्दा पे नहीं लड़ा गया। आपने कहा उनकी नीति और नीयत तो साफ नहीं है कांग्रेस की, लेकिन ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसको भी हमारा विश्लेषण करना पड़ेगा। मुझे अमित जी, ये बात है, मुझे पूरा कर दीजिए, मैं अपनी बात पूरा नहीं किया हूं। मुझे ये लगता है कि देखिए, जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं, जैसे अभी आपने दिखाया दिग्विजय सिंह का बयान शाही इमाम के खिलाफ, शाही इमाम की जो पावर है वो चांदनी चौक में भी है कि नहीं मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन शाही इमाम नहीं है वो। हाँ, जो भी दिल्ली की एक जामा मस्जिद है, अपने आपको भारत का राष्ट्रपति कहेगा। सोनिया गांधी गई थी, जब फतवा जारी हुआ कि कांग्रेस को वोट दो, फतवा जारी नहीं हुआ, फतवा जारी नहीं, दिग्विजय आप गलत जारी कर रहे हैं, फतवा कोई जारी नहीं हुआ। अरे फतवा जारी का मतलब क्या होता है? अहमद बुखारी आपने सपोर्ट किया ना? नहीं, सपोर्ट फतवा नहीं हो सकता है, आपने गलत तरीका है। फतवा नहीं था वो, नहीं, आप इसी तरह करके फतवा बिगाड़ते हैं, बदनाम करते हैं। करने का अधिकार नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है। गंभीर मुद्दा है, उसके सेंस को आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप क्लैरिफाई करिए। सेंस देखिए, जो उन्होंने अपील की उसके ऊपर मेरा कहना है दिग्विजय सिंह ने उस समय क्यों नहीं कंडेम किया? आज जो वो बोल रहे हैं, उस समय तो सब लोग सोच रहे थे ये टर्न कर जाएगा पॉजिटिव। लोग बोल रहे हैं, आपने जो दिखाया है वो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि इससे एक पोलराइजेशन हुआ, जो वो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं कि इस बार जो पोलराइजेशन हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी और उनका जो डेवलपमेंट इशू था उसका बहुत बड़ा हाथ था, और इसको हम नजरअंदाज न करें तो शायद ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, और कांग्रेस को भी आप मजबूत करना चाहते हैं। राकेश जी, मैं सुदेश जी की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा। ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बीजेपी को एक पॉजिटिव मैंडेट मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जिसकी गलती की तरफ मौलाना असरारुल्लाह कासमी ने कांग्रेस में सवाल उठाया है कि सिर्फ एक मिनट जी, और भी कई लोगों ने उठाया, नहीं, जिस पर्टिकुलर गलती की तरफ कि अगर सैयद अहमद बुखारी से अपील नहीं कराई होती
तो उनकी अपील से क्या हुआ कि जो वोट बीजेपी की तरफ नहीं जा सकता था वो वोट भी उनकी तरफ चला गया। ऐसा नहीं कि सारा चला गया, कुछ वोट उधर उसकी वजह से उल्टा उसका हो गया। इसका गलती हुई, मतलब सोनिया गांधी से या उनके गलती की, भयंकर गलती। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बात को मानते हैं। नहीं अमित जी, ये जो बता रहे हैं कि जो गलतियां हुई है उस गलतियों का सबक क्या है, और जो CWC में चर्चा हुई है इस बात को लेकर के कि पहली बार देश में एक कैडर निस्वार्थ भाव से, नैसर्गिक भाव से 70 लाख कैडर जो उनको RSS का बोले या बीजेपी के बोले, उन्होंने काम किया और उसको लेके पैरेलल कांग्रेस के पास ऐसी कोई युक्ति और ऐसा कोई फौज या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आपको लगता है कि ये बात ऐसी रही जहां की कांग्रेस में कमी रही और कांग्रेस चुनाव हारी? देखिए, इसमें तो कहीं से कहीं तो कोई विरोधाभास है ही नहीं कि जो भी हमारी नीतियां थी या जो हमारा कहीं संगठन था वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा, जिसकी वजह से हमें इतनी बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। अब रही बात जो आपने कही कि RSS के जो इतने स्वयंसेवकों ने समांतर खड़े होकर भाजपा के साथ कार्य किया और उसका रिजल्ट ये आया कि आज सबसे बड़े मैंडेट उनको मिला। तो ये RSS पहले CWC में ये बात चर्चा हुई है, कई नेताओं से बात हुई है, बिल्कुल चिंता उनकी है और चिंतन भी है। जी बिल्कुल चर्चा हुई है, चिंतन भी हुआ है, और इसी के उद्देश्य से आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो कांग्रेस का संगठन है वो काफी मजबूती के साथ आपको खड़ा दिखाई देगा, और जितने भी मुद्दे हैं और जहां जहां हमें लगेगा कि आपत्तियां दर्ज करानी है वहां पर आपत्तियां दर्ज कराएंगे, जनता से लोग जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन कांग्रेस के साथ होगा और हम फिर अपनी उपलब्धियां जो हमारी रही हैं वो जनता तक पहुंचा पाएंगे और एक पुराना समय जो कांग्रेस का रहा है उज्जवल भविष्य की ओर हम अग्रसर होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। नहीं, अच्छी बात है कि उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं यूसुफ जी। करीब 200 सीट हैं उत्तर भारत की, उनमें 7 सीटों पे कांग्रेस है। आपको क्या लगता है कि इनको उठने में वक्त लगेगा या फिर कहीं से योद्धा की तरफ उठेंगे? ऐसा लग रहा है कांग्रेस में कुछ बची है ऊर्जा लड़ाई करने की? अभी तो नहीं लगता है कि कांग्रेस में एक बड़ी लड़ाई के लिए मादा बचा है। अभी तो कांग्रेस बहुत पस्त हालत में है। डिपेंड करेगा कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कितनी गलतियां करते हैं, जितना उन्होंने वादा किया है उसमें से कितना पूरा कर पाते हैं। अगर वो डिलीवर कर पाते हैं तो शुरू कर दी है करनी, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। आप पोजीशन शुरू कर दी है, अभी 4 दिन ही हुए, पोजीशन पार्टी है, ठीक है। देखिए पद मिला नहीं, वो संवैधानिक व्यवस्था है, वो हमें नहीं मिल सकता, हमने उतनी सीटें अचीव नहीं करी हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कहीं कहीं आपत्ति दर्ज करानी होगी तो उसके लिए हमारे ऊपर टेप लगा दी गई है। वो चार नरेंद्र मोदी की सरकार भी चाह रही है कि एक सशक्त विपक्ष हो। वेंकैया नायडू पार्लियामेंट्री मिनिस्टर वो कोशिश कर रहे हैं। उनका चाहने से क्या होता है, विपक्ष जो है वो रहेगा। नहीं अंसारी जी, अगर हम संसद में अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में हमारे कोई हाथ थोड़ी रोक लेगा। आप संगठन की बार बार बात, हम बिल्कुल हो जाएंगे। राकेश जी, मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना। मैं कह रहा था महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 40 MP आया, 44 आया, 100 आए। सवाल ये है कि कांग्रेस का संगठन समाप्त हो चुका है। सेवा दल का पिछले 8-10 साल में हिंदुस्तान में एक भी समारोह नहीं हुआ। युवक कांग्रेस पिछले जितने सालों से हम देख रहे हैं कहीं कुछ कार्य करती नजर नहीं आई हमको। जो पहले युवक कांग्रेस जगह जगह जो जलसे हुआ करते थे, एक भी नहीं हुआ। समस्या उठाते थे, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। महिला कांग्रेस का सिर्फ एक अधिवेशन रीता बहुगुणा के समय में हुआ, उसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। मैं खुद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में डॉक्टर सेल का राष्ट्रीय संयोजक रह चुका हूं। उस समय हर जिले में डॉक्टर्स का संगठन था जो बाड़ों में जाते थे मदद करने के लिए लोगों की। कोई बीमारी फैलती थी तो AICC के डॉक्टर सेल के लोग काम करते थे, वो सेल भंग है। इस तरीके से संगठन की जितनी भी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है समांतर सारी की सारी करीब करीब समाप्ति की ओर है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये सब बातें इसलिए आज कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई, इस समय बुरे समय से गुजर रही है। अमित जी, एक हमारे पास CPI के वरिष्ठ नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं अतुल कुमार अंजान जी, उनकी बाइट्स है हमारे पास, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में। इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर कांग्रेस में सवाल गहराता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार चौथे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के आला कमान पर सवाल उठाया है, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाया है। क्या इन पर भी कार्रवाई होगी? क्या इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जैसे इससे पहले के 3 नेताओं को दिखा दिया गया है? हमारे पास CPI के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान जी हैं। सर, कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म होना जिसे कहा जा रहा है, क्योंकि 3 नेता ऐसे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। बिहार से सांसद हैं, इन्होंने भी आरोप लगाया है सोनिया गांधी के ऊपर। किस तरीके से देखते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी अब खत्म होती जा रही है, एक तरफ हार हुई उसके बाद? इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि डेमोक्रेसी बढ़ रही है पार्टी का।
कि इन सब स्थितियों में क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन सरकार की हिम्मत को देखना है कि क्या सरकार इस मौलाना असरारुल हक को निकाल सकती है, क्योंकि वो लगभग 2 लाख वोटों से जीत कर आए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, बिहार से सांसद हैं और मुसलमान हैं। है हिम्मत कांग्रेस पार्टी में? कोई माई का लाल पैदा हुआ है